हम जब भी किसी नए शहर में होते हैं तो सबसे पहले हमारा वास्ता किससे पड़ता है? एक ऑटो वाले से। वो हमें शहर घुमाता है, रास्ते दिखाता है और हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन 80 के दशक में मद्रास, जो आपका चेन्नई है, की सड़कों पर एक ऐसा ऑटो दौड़ता था जिसमें बैठने वाला यात्री अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में पहुंच जाता था। उस ऑटो का ड्राइवर कोई आम आदमी नहीं था। वो एक ऐसा बाहुबली था जिसके सिर पर रसूखोर नेताओं का हाथ था। वो दिन में ऑटो चलाता था और रात में एक जल्लाद बन जाता था। उसने एक दो नहीं बल्कि 6 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसने लाशों को नदी या जंगल में नहीं फेंका। उसने उन लाशों को अपने घर, अपने बेडरूम की दीवारों और फर्श के नीचे चिता बनाकर जला दिया। सोचिए, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी घर में रहता था जहां फर्श के नीचे राख और हड्डियां दफन थी। ये कहानी है गौरी शंकर की, जिसे दुनिया ने नाम दिया ऑटो शंकर। नमस्कार, मैं हूं राम तिवारी और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज। आज हम चलेंगे दक्षिण भारत के उस काले अध्याय की ओर जिसे लोग याद करने से ही सिहर उठते हैं। गौरी शंकर मूल रूप से केरल का रहने वाला था, लेकिन 1970 के दशक में वो रोजी रोटी की तलाश से मद्रास आ गया। शुरुआत में वह तिरुवंदीपुर इलाके में रहने लगा। उसने पेट पालने के लिए कई काम किए, पेंटिंग की, कुली का काम किया और आखिरकार उसने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। यहीं से उसका नाम पड़ा ऑटो शंकर। लेकिन शंकर के सपने बड़े थे। उसे सिर्फ सवारी ढोकर गुजारा नहीं करना था। उस दौर में तमिलनाडु में शराबबंदी और अवैध शराब का धंधा जोरों पर था। शंकर की मुलाकात कुछ स्थानीय गुंडों से हुई। उसने अपने ऑटो का इस्तेमाल सवारियों के लिए कम और अवैध शराब तस्करी के लिए ज्यादा करना शुरू कर दिया। वो पुलिस की नाक के नीचे से शराब की खेप निकालता था और धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। पैसा आने लगा और पैसों के साथ साथ आई ताकत। शंकर समझ गया था कि इस धंधे में अगर टिकना है, खाकी और खादी दोनों को जेब में रखना होगा। उसने स्थानीय नेताओं को हफ्ता पहुंचाना शुरू किया, पुलिस वालों को मुफ्त सेवाएं दी। देखते ही देखते वो साधारण सा ऑटो ड्राइवर उस इलाके का दादा बन गया। अब उसने अपना धंधा फैलाया। शराब के साथ साथ उसने वेश्यावृत्ति का कारोबार भी शुरू कर दिया। उसने कई लॉज और कोठे चलाना शुरू कर दिए। वे लड़कियों को लाता, उन्हें नशे की लत लगाता और धंधे में उतार देता। 1980 के दशक के अंत तक शंकर का खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसके 3 खास गुर्गे थे, एल्डिन, शिवाजी और जयवेलु। ये तीनों शंकर के इशारे पर किसी की भी जान ले सकते थे। शंकर की निजी जिंदगी भी रंगीन थी। उसकी शादी जगदीश्वरी से हुई थी, लेकिन उसके कई महिलाओं से संबंध थे। इन्हीं में से एक थी ललिता। ललिता शंकर के साथ उसके धंधे में शामिल थी, लेकिन एक दिन ललिता ने बगावत कर दी। वो शंकर को जोड़कर जाना चाहती थी। वो पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी। शंकर को धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। शंकर और उसके साथियों ने ललिता को पकड़ा, उसका गला घोटा और उसे मार दिया। यह शंकर का पहला कत्ल था। ललिता को मारने के बाद सवाल था, लाश का क्या करे? अगर बाहर फेंकी तो पुलिस को मिलेगी, जांच होगी। शंकर ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो बेहद विभत्स था। उसने अपने ही घर के बेडरूम के अंदर एक चिता सजाई। दीवारों के बीच एक जगह बनाई गई। लाश को रखा गया। उस लाश पर पेट्रोल और केरोसिन डाला गया और आग लगा दी गई। सोचिए, एक बंद कमरा और अंदर जल रही है लाश। पड़ोसियों को आवाज और बदबू ना आए, इसके लिए उसने टेप रिकॉर्डर और बहुत तेज आवाज के गाने चला दिए और अगरबत्ती और धूप बत्ती का इतना धुआं किया कि मांस के जलने की गंध दब जाए। जब लाश जलकर खाक हो गई तो उसने बची हुई हड्डियों को पीस दिया और उसी राख को पास की नहर में बहा दिया। उसने अपने घर को शमशान घाट बना दिया था। ललिता के बाद संगर के सिर पर खून सवार हो गया था। जो उसके रास्ते में आता वो गायब हो जाता। 1988 के अंत तक 6 लोग गायब हो चुके थे और उन सब की राख शंकर के घर की दीवारों में कैद थी। शंकर इतना निडर हो गया था कि वो खुलेआम कहता था, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जुर्म चाहे कितना भी गहरा दफना दिया जाए, वो बाहर आता ही है। इन 6 लोगों के परिवार वाले पुलिस के चक्कर काट रहे थे। पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार एक ईमानदार पुलिस अफसर ने मामले की गहराई से जांच शुरू की।
उन्हें पता चला कि ये सारे गायब लोग किसी न किसी तरीके से ऑटो शंकर से जुड़े थे। पुलिस ने शंकर के साथियों पर नजर रखनी शुरू की। शंकर के एक साथी को पुलिस ने उठाया और थोड़ी सख्ती दिखाई। उसने जो राज उगला, उसने पुलिस कर्मियों के होश उड़ा दिए। उसने कहा, लाशें ढूंढने बाहर मत जाओ, लाशें तो शंकर के घर के अंदर हैं। 1988 की शुरुआत में पुलिस ने शंकर के घर पर छापा मारा। शंकर फरार हो चुका था। पुलिस ने फर्श खोदना शुरू किया, दीवारों को तोड़ा गया, वहां से जली हुई हड्डियां, राख और कुछ मानव अवशेष मिले। पूरे मद्रास में सनसनी फैल गई थी। लोग उस घर को देखने के लिए उमड़ पड़े। अखबारों में हेडलाइन थी, आटो शंकर मद्रास का सीरियल किलर। पुलिस ने उसके साथियों को पकड़ा और कुछ दिनों के बाद ऑटो शंकर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शंकर का असली ड्रामा तो अभी बाकी था। उसे चेन्नई सेंट्रल जेल में रखा गया, जो सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी। तारीख थी 20 अगस्त 1990। शंकर ने अपनी पत्नी जगदीश्वरी की मदद से जेल के कुछ प्रहरियों को रिश्वत खिलाई और एक रात वो अपने साथियों के साथ जेल की 30 फीट ऊंची दीवार कूदकर भाग निकला। एक सीरियल किलर जेल से भाग गया। पूरे तमिलनाडु में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस की साख दांव पर लगी थी। शंकर अपनी पत्नी के साथ भागा था। पुलिस ने दिन रात कर दिया और आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसे उड़ीसा के राउरकेला से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर ना मार सके। मुकदमा चला। शंकर ने अपने बचाव में कई बड़े नेताओं के नाम लिए। उसने धमकी दी थी कि वो सबके राज खोल देगा, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उसके घर से मिली हड्डियों का डीएनए मैच हो गया था। उसके साथियों की गवाही थी। कोर्ट ने शंकर, एल्डेन और शिवाजी को मौत की सजा सुनाई। दया याचिका खारिज हुई। राष्ट्रपति ने भी रहम नहीं दिखाया। तारीख मुकर्रर हुई 27 अप्रैल 1995। स्थान था सलेम सेंट्रल जेल। सुबह के 5 बजे ऑटो शंकर, वो डॉन जिसने मद्रास को डराया था, फांसी के फंदे पर झूल गया। उसके साथ ही उसके काले साम्राज्य का अंत भी हो गया। ऑटो शंकर एक नाम नहीं, बल्कि उस दौर की एक कड़वी सच्चाई था। वो कोई पैदा हुआ अपराधी नहीं था, उसे हमारे सिस्टम ने बनाया था। अगर पहली बार अवैध शराब की भट्टी पर उसे रोका गया होता, अगर पहले कोठे पर पुलिस ने हथकड़ी लगाई होती, तो शायद वो 6 लोग जिंदा होते। लेकिन शहर ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगा। आटो शंकर मर गया, लेकिन सवाल छोड़ गया कि आज हमारे समाज में ऐसे और शंकर नहीं पल रहे हैं, जो सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बड़े हो रहे हैं। यह केस हमें याद दिलाता है कि अपराध का अंत हमेशा बुरा होता है, चाहे आप कितने भी बड़े बाहुबली क्यों ना हो। कानून का फंदा आपकी गर्दन के नाप का बन ही जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।